हेलो स्टूडेंट्स, तापीय भौतिकी की हमारी वीडियो सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ताप मापन का सिद्धांत। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यदि हमें तापमान का मापन करना है तो हमें तापमान मापने के लिए एक ताप पैमाने का निर्माण करने की आवश्यकता है, और वो तापमान पैमाना ऐसा होना चाहिए कि उसमें हम किसी वस्तु के गुणधर्म का प्रयोग करते हैं, किसी पदार्थ के ऐसे गुण का प्रयोग करते हैं जो तापमान के साथ साथ रैखिक रूप से परिवर्तित हो रहा हो। उदाहरण के लिए वो गुणधर्म किसी थर्मामीटर में भरे गए पारे स्तंभ की लंबाई हो सकती है, या किसी स्थिर आयतन के पात्र में हमने जो गैस रखी है उसका दाब हो सकता है, या किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध हो सकता है। अगर इन भौतिक राशियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तापमान के साथ साथ रैखिक रूप से हो रहे हैं, तो हम इन सब गुणधर्मों का प्रयोग तापमान के मापन के लिए कर सकते हैं। आइए हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो तापमान के मापन के लिए हम जो पहला गुणधर्म ले रहे हैं वो किसी छड़ की लंबाई का उदाहरण है। मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई जो है वो तापमान के साथ साथ रैखिक रूप से बदल रही है। आइए पहले हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये वो छड़ है जिसकी लंबाई तापमान के साथ साथ रैखिक रूप से बदल रही है। जब छड़ का तापमान T1 था तब इसकी लंबाई थी L1, और तापमान में वृद्धि होते होते तापमान T2 हो गया। इस दौरान छड़ की लंबाई में वृद्धि होकर के अब छड़ की जो नई लंबाई हो चुकी है वो हो चुकी है L2। तो छड़ की लंबाई में जो ये L1 से L2 तक का जो प्रसार हुआ है, इस दौरान इसमें जो लंबाई में जो परिवर्तन आ रहा था वो तापमान के साथ साथ रैखिक रूप से आ रहा था। यदि छड़ की अलग अलग लंबाइयों पर मैं उसके अलग अलग तापमानों के साथ कोई आलेख बनाऊं तो मुझे ऐसा आलेख प्राप्त होगा। देखिए, जब छड़ की लंबाई L1 थी तब उसका तापमान था T1, और जब छड़ की लंबाई L2 हो गई यहाँ पर ग्राफ में, तब उसका तापमान हो चुका था T2। तो क्योंकि ये परिवर्तन रैखिक हुए थे T1 से T2 तापमान तक, इसलिए यहाँ पर अगर मैं तापमान और छड़ की लंबाई L इनके बीच में कोई ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बिल्कुल एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब हम इस ग्राफ से क्या कर सकते हैं, इसका क्या प्रयोग क्या है। मान लीजिए हमारे पास वही छड़ है और इस छड़ की लंबाई किसी समय मान लीजिए L पाई गई, तो उस समय तापमान क्या रहा होगा T, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले रखा है। इस बिंदु के संगत जो छड़ की लंबाई है वो है L, और उस समय तापमान T क्या था वो हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि हम किसी सरल रेखा के लिए उसकी जो समीकरण लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे हम। देखिए, ये जो छड़ के दो बिंदु आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसे मैं A नाम दे देता हूँ और इसको मैं B नाम दे देता हूँ। तो A से लेके B तक अगर मैं इन दो बिंदुओं का प्रयोग करके इस आलेख की ढाल निकालना चाहूँ तो ढाल तो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। ढाल क्या होता है, जो हमारी ये जो सरल रेखा है इसके जो y निर्देशांक है उनमें जो परिवर्तन आया वो y निर्देशांक, मतलब तापमान में जो परिवर्तन आया वो। देखिए, तापमान में कितना परिवर्तन आया, तापमान T1 से T2 हो गया, तो तापमान में परिवर्तन आया T2 माइनस T1। इसे अगर मैं भाग कर दूं किससे, जो लंबाई में परिवर्तन आया है उससे। लंबाई पहले थी L1 और बाद में हो गई L2, तो लंबाई में परिवर्तन कितना आया, L2 माइनस L1। तो यदि मैं y निर्देशांक में आने वाला परिवर्तन उसे अगर मैं भाग कर दूं x निर्देशांक में जो परिवर्तन आया है उससे, तो ये हमारी सरल रेखा की ढाल बन जाएगी। तो ये तो देखा हमने, ये होगी ढाल हमारी स्लोप। अब यही ढाल मैं इन दो बिंदुओं का प्रयोग करके भी निकाल सकता हूँ। इसे मैं A नाम दे रहा हूँ और इसे मैं चलिए C नाम दे देता हूँ। तो क्योंकि ये सरल रेखा तो वही है, तो इसकी ढाल तो मैं इन दो बिंदुओं का प्रयोग करके भी निकाल सकता हूं। तो A से लेके C तक जाते जाते तापमान में क्या परिवर्तन आया। देखिए, A पर तापमान था T1 और C पर आते आते कितना हो गया T, तो तापमान में परिवर्तन कितना आया, T माइनस T1। तो यहां मैंने लिख दिया T माइनस T1। इसी प्रकार इस दौरान लंबाई में कितना परिवर्तन आया, A के संगत लंबाई थी L1
और C के संगत लंबाई है L। तो लंबाई में जो परिवर्तन आया वो है L माइनस L1। ये भी हमारी सरल रेखा की ढाल है और ये भी हमारी सरल रेखा की ढाल है। तो क्योंकि ये सरल रेखा, इसकी ढाल हम इस पर कोई भी दो बिंदु लेकर के निकाल सकते हैं, इसलिए ये दोनों राशियां आपस में बराबर हुई। अब इस समीकरण का क्या प्रयोग है? देखिए, इस समीकरण की मदद से यदि हमें किसी समय छड़ की लंबाई L का पता है तो उस समय तापमान क्या रहा होगा T, वो हम इस समीकरण की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमारे ताप मापन का सिद्धांत है। यहाँ हमने छड़ की लंबाई को आधार बनाया है तापमान मापने के लिए, क्योंकि छड़ की लंबाई में परिवर्तन हो कैसा रहा था? रेखीय परिवर्तन। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि तापमान T1 पर छड़ की लंबाई थी L1 और तापमान T2 पर छड़ की लंबाई हो जाती है L2। और यदि तापमान की जो ये परास है T2 माइनस T1, इस दौरान यदि छड़ की लंबाई में परिवर्तन यानी कि L1 से L2 ये अगर रेखीय हुआ हो तो मैं कह सकता हूं dl समानुपात है dt, या दूसरे शब्दों में dl बटा dt बराबर है नियतांक। और dl बटा dt बराबर नियतांक का अर्थ ये हुआ कि तापमान के साथ साथ लंबाई में परिवर्तन हो रहा है रेखीय, और अगर रेखीय परिवर्तन हो रहा है तो मैं कह सकता हूं T2 माइनस T1 बटे L2 माइनस L1 बराबर होना चाहिए T माइनस T1 बटे L माइनस L1। अब इस समीकरण का प्रयोग करके हम छड़ की किसी भी लंबाई L के संगत जो तापमान T है वो ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ नोट करिएगा, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि dl समानुपात है dt, यानी कि लंबाई में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो ताप में परिवर्तन के समानुपात में है, ना कि लंबाई तापमान के समानुपात में है। अगर हम ये कह दें कि L समानुपात है T, फिर तो हमको ये कहना पड़ेगा कि L बराबर है KT, फिर हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। और इस समीकरण का अर्थ ये हुआ कि यदि T 0 हो गया, तापमान यदि 0 हो गया तो लंबाई भी 0 हो जानी चाहिए, जो कि गलत है। ऐसा तो होता नहीं है कि आप किसी छड़ को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तो उसकी लंबाई जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए, ऐसा सही नहीं होगा। तो हमें ये नहीं कहना कि छड़ की लंबाई तापमान के समानुपात में है, बल्कि हमें कहना है कि छड़ की लंबाई में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो तापमान में परिवर्तन के समानुपात में हैं। इसीलिए हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि dl समानुपात है dt। अब आइए इस टॉपिक से संबंधित एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए कि T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर एक छड़ की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, और जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसी छड़ की लंबाई 25 सेंटीमीटर पाई गई। तो हमसे पूछा गया है कि तापमान के T के किस मान पर छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ प्रयोग करने वाले हैं इसी समीकरण का जो हमने अभी अभी बनाई थी कि T2 माइनस T1 बटे L2 माइनस L1 बराबर T माइनस T1 बटे L माइनस L1। अब यहाँ पे T2 और T1 यानी और L2 और L1 क्या है ये पहचानिए। देखिए T1 प्रारंभिक तापमान कितना था छड़ का? वो था 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके संगत लंबाई कितनी थी छड़ की? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा T1 यहाँ हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो L1 है वो होगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारा जो तापमान T2 है, जो उच्च ताप है, जिस पर छड़ की लंबाई L2 कितनी हो जाती है? 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे T2 बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके संगत जो लंबाई है L2 वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ L जो दी गई है लंबाई वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसी लंबाई के संगत हमसे उसने तापमान T पूछा है। तो हम इस समीकरण में ये सब मान पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने T2 की जगह रख दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, T1 की जगह 0, L2 की जगह 25 और L1 की जगह 5। अब हमें T तो ज्ञात करना है, और T किसके लिए ज्ञात करना है? जब लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, और T1 और L1 तो हम जानते ही हैं 0 और 5 है। अब ये एक सरल सी समीकरण है, तो हमें यहाँ से 100 माइनस 0 ये मिला 100, 25 माइनस 5 20, और इधर ये बचता है अपना T बटे 5, तो ये रहा T बटे 5।
यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमें मिलेगा t बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी छड़ की लंबाई 10 सेंटीमीटर थी तब उसका तापमान T था 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो हुई एक भौतिक राशि, किसी छड़ की लंबाई। यदि हम किसी पात्र में भरी किसी गैस के दाब को तापमान मापने के लिए प्रयोग में लें तो यहाँ पर भी वही शर्त है कि दाब में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो तापमान के साथ साथ रेखीय होने चाहिए, अर्थात dP समानुपात है dt, या यूं कह लीजिए dP बटा dt बराबर होना चाहिए नियतांक, अर्थात दाब में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन के बीच जो आलेख आएगा वो फिर से एक सीधी रेखा मिलेगी हमें। और उसके लिए यदि हम ढाल का प्रयोग करके फिर से एक समीकरण बनाएं तो हमें वही उसी जैसी समीकरण फिर से प्राप्त होगी, बस इसमें अब लंबाई की जगह यहाँ पे दाब आ चुका है। जैसे पिछली समीकरण में हमने देखा, यहाँ हमारे पास L2 माइनस L1 होता था तो इधर हमारे पास P2 माइनस P1 हो गया है। वहाँ L माइनस L1 था तो इधर P माइनस P1 हो गया है। बाकी ये समीकरण वैसी ही है। अब इस समीकरण का प्रयोग भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों में आएगा। यदि किसी प्रश्न में हमसे ये कह दिया जाए कि किसी गैस का दाब यदि किसी समय P पाया जाता है तो उसके संगत तापमान T कितना था वो बताइए, तो उस प्रश्न में हमें वो T1 तापमान पे दाब P1 कितना है वो भी बताएंगे, T2 तापमान पे दाब कितना था P2 वो भी बताया जाएगा, और हमसे किसी दाब P पर तापमान T पूछा जाएगा तो हम इस समीकरण का प्रयोग करके उसे हल कर सकते हैं। तो लंबाई, दाब के बाद जो तीसरा उदाहरण है वो किसी गैस का आयतन है। यदि किसी गैस के आयतन में परिवर्तन तापमान के साथ साथ रेखीय हो रहे हों तब हमें तापमान और आयतन के बीच कुछ इस प्रकार की समीकरण प्राप्त होगी। अब ये समीकरण भी इनसे मिलती जुलती है। देखिए यहाँ पे दाब में परिवर्तन आ रहा था तो इधर आयतन में परिवर्तन, इधर P माइनस P1 था तो इधर V माइनस V1। इस समीकरण की मदद से यदि हमें किसी गैस के आयतन V के संगत तापमान T पूछा जाए तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और फाइनली एक और उदाहरण, यदि किसी तार का प्रतिरोध तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से बदल रहा हो तो प्रतिरोध में जो परिवर्तन है और तापमान में जो परिवर्तन है ये भी एक दूसरे के समानुपात में होंगे, यानी कि dr समानुपात में होगा dt के, या यूं कह दीजिए dr भाग में dt बराबर होगा नियत, जिसे हल करके हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। तो आपने जो ये चारों समीकरणें देखी, पहली हमारी ये समीकरण, दूसरी दाब वाली, तीसरी आयतन वाली और चौथी प्रतिरोध वाली, ये एक जैसी ही समीकरणें हैं। इस समीकरण की मदद से यदि किसी तार का प्रतिरोध R दे दिया जाए तो उसके संगत तापमान T कितना था वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ताप मापन का सिद्धांत पढ़ा। तो सिद्धांत यही है कि यदि हमें किसी वस्तु का तापमान मापना है, यदि हमें तापमान का मापन करना है तो हमें किसी पदार्थ के ऐसे गुणधर्म का प्रयोग करना होगा जो तापमान के साथ साथ रेखीय रूप से बदल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स और इससे पहले वाले नोट्स भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं curiophysics.com, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।